प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र गुप्ता, सह आचार्य हिंदी, आज आपको हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित रक्त ध्वज नाटक के बारे में समालोचना प्रस्तुत करूंगा। रक्त ध्वज नाटक डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर के द्वारा लिखा हुआ एक ऐतिहासिक और जीवंत नाटक है। नाटककार ने इसके प्राकथन में लिखा है कि भीलों का जीवन दुर्दर्श संघर्ष, उत्कट साहस, कठोर परिश्रम, स्वतंत्र प्रकृति और अनाविल चरित्र की अन्यतम कहानी है। राजस्थान के भील घोरतम उपेक्षा, अनादर और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता, मान सम्मान की परंपरा और त्याग बलिदान की प्रतिष्ठा के प्रति समर्पित रहे हैं। वे महाराणा प्रताप की अंतरात्मा बनकर अपने होने का साक्ष्य सदैव प्रस्तुत करते रहे हैं। वे निर्भीक, कर्मठ और उदात्त ऋषि परंपरा के प्रतीक हैं। उनमें हमारी आदि संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक मंशा आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि उनके होने से भारतीय श्वास गंध की अनुभूति होती है। बंजारा गोविंदगिरी आदिवासियों का मसीहा, वह संत परंपरा का जीवट इंसान था, राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत था। उसने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना का दिव्य लोक उपेक्षित तथा निर्धनता के अभिशाप से ग्रस्त वनवासी जनता में फैलाया था। वह स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में भी आया था। उनकी चेतना से उनमें नवीन उत्साह और उमंग पैदा हुई थी। संप सभा उसी का परिणाम थी। वह उपेक्षित, पिछड़ी, गंवार और निर्धन भील जाति को सम्मान से जीने का गुरु मंत्र देता था और अलख जगाता घूमता था। इस कारण गांव गांव में जन जागृति का आलम तैयार होने लगा था। नाटककार राजेंद्र मोहन भटनागर अपने इस नाटक की प्रस्तुति से पहले इस नाटक की जो परिस्थितियां हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उन सभी को उसमें उन्होंने विवेचन किया है। और प्रारंभ में ही उन्होंने इस नाटक की परिस्थिति को स्पष्ट कर दिया है। उनका उद्देश्य भी इसमें पूर्णतः स्पष्ट है। इसलिए प्रारंभ में जो नाटककार राजेंद्र मोहन भटनागर ने लिखा है कि इस नाटक की प्रस्तुति के संदर्भ में, उसे मैं आपको सुना देता हूं कि उस समय डूंगरपुर, सिरोही, ईडर, गुजरात, बांसवाड़ा, मालवा, उदयपुर आदि क्षेत्रों में निरक्षरता के दैत्य का एक छत्र राज था। गांव गांव विद्यालय खोले गए। उसने इस मंत्र को संप सभा का प्रमुख लक्ष्य बनाया था। वह भीलों का दयनीय स्थिति से उबारना चाहता था और उन्हें समाज से जीने की प्रेरणा देता था। उसने शोषण चक्र और बेकारी के घटा रूप से घिरी मानसिकता से भील समाज को निकालने का प्रयास किया था। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के प्रति उसने वातावरण तैयार किया था। यह उसके अथक प्रयत्नों का परिणाम था कि संप सभा और भगत आंदोलन से रजवाड़ों और अंग्रेज सत्ताधारियों की नींद हराम होने लगी थी। वे अंदर ही अंदर भील राज्य की स्थापना से भयभीत होने लगे थे। वस्तुतः उनका ऐसी मंशा कतई नहीं थी। ऐसा उनके बढ़ते प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्रचारित किया गया था। वे अपने इस प्रचार में सफल भी हुए। मानगढ़ का जबरदस्त नरसंहार कांड कदापि विस्मृत नहीं किया जा सकता। कर्नल सटन ने निहत्थे भीलवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। देखते ही देखते अनेक भील वहीं ढेर हो गए, परंतु ये भगत यज्ञ यथावत चलता रहा। किसी ने भी उसका प्रतिकार नहीं किया था और न ही किसी ने कोई सूचना दी। करीबन 1500 से अधिक भील इस नरसंहार में मारे गए और घायल हुए। मानगढ़ कांड अनायास ही जलियांवाला बाग की याद ताजा करा देता है।
तब भी अंग्रेजों ने नियति भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। 15,000 से 20,000 तक के लोग वहां इकट्ठे थे। उनमें से 400 के करीब लोग मारे गए, जबकि मानगढ़ में 1500 से अधिक भील मारे गए। इतना भयावह कांड था, लेकिन सभी रजवाड़े और शोषक और अंग्रेज चुप थे। आदिवासी स्वचेतना का अलख जगाने एकत्रित हुए थे ये लोग। उनके मन में शुद्ध धार्मिक वृत्ति थी, अपूर्व शांति थी। ये लोग अपमानित, शोषित और उपेक्षित जीवन से छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर रहे थे। ये अन्याय और अत्याचार का मुकाबला साहस, धैर्य और अहिंसा से करने में विश्वास करते थे और उसी का अभ्यास कर रहे थे। उनमें जीने की ललक पैदा हो गई थी। ये लोग चोरी करना, मांस खाना और शराब पीना छोड़ रहे थे। कर्मठ और नेक इंसान बनकर समाज में जीना चाहते थे। यह सब स्वामी गोविंद गिरी के अथक प्रयास और अनवरत प्रयत्नों का फल रहा। और इसी संदर्भ में, इन्हीं परिस्थितियों और चरित्रों के बीच राजेंद्र मोहन भटनागर इस नाटक को लिखते हैं। साथियों, सबसे पहले आप ये पुस्तक अपने सामने रखें और इसमें जो यह लिखा हुआ है, इसको पहले प्रारंभ में प्राकथन के रूप में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ें। इसके अंदर नाटक का उद्भव और विकास, यह भी पूर्णतः इसमें स्पष्ट दर्शाया गया है। और साथ ही नाटक और रंगमंच का जो व्यापार है, जो व्यवहार है, उसको भी इसमें बताया गया है। नाटक रंगमंचीय दृष्टिकोण से कितना सार्थक है, इसको भी इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। और देखिए, इन्होंने रक्तध्वज के अंत में एक रंगमंच ये पैराग्राफ बना रखा है और डायग्राम बना रखे हैं कि रंगमंच और नाटक के संदर्भ में। तो रंगमंच के जो उपयोगी तत्व हैं, उनमें नाटक है, प्रस्तुतिकरण पक्ष है, पात्र हैं, दर्शक हैं और रंगशाला है। इनके बिना नाटक की रंगमंचिता संदेह के घेरे में आती है। इसलिए इन तत्वों को आधार बनाकर ही नाटक को लिखा जाता है, उसका स्वरूप रचा जाता है। और प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में कि किस प्रकार का इसमें प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, क्योंकि नाटक जब रंगमंच पर खेला जाएगा तो उसका प्रस्तुतिकरण भी आवश्यक है। तो प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में निर्देशन और व्यवस्था, ये दो बिंदु होते हैं। और इनमें भी व्यवस्था के अंतर्गत जैसे नेपथ्य है और अभ्यास है, प्रचार है और अर्थव्यवस्था है। तो ये तो व्यवस्था के संदर्भ में बात है। लेकिन निर्देशन, जो डायरेक्शन होता है, उसमें स्टेज डायरेक्शन होता है। उसके अंदर दो बिंदु होते हैं, अभिनय और रंगशिल्प। अभिनय के अंतर्गत आंगिक, वाचिक, आहार और सात्विक, ये 4 अंग दर्शाए गए हैं। और रंगशिल्प के अंतर्गत जो प्रेक्षागृह है, उसका जो रंगशिल्प होना चाहिए वो किस प्रकार से, उसमें मंच सज्जा आती है और उसमें प्रकाश व्यवस्था का उपयोग होता है। वस्त्र सज्जा जो अभिनेता और अभिनय करने वाले लोग हैं वो पहनते हैं। रूप सज्जा होती है उसके अंदर पार्श्व जो संगीत है या पार्श्व गायन है या पीछे की तरफ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्यान रखा जाता है, और संगीत होता है। तो इस तरह से ये जो तत्व हैं, इन तत्वों के आधार पर ही किसी नाटक के रंगमंच की उपयोगिता को सिद्ध किया जा सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको इस रक्तध्वज नाटक में जो उपयोगी व्याख्या स्थल हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। आप अपनी पुस्तक को अपने साथ लेकर के बैठें, जिससे कि जिस पृष्ठ पर जो व्याख्या महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण चीज होंगी, वो मैं आपको उसका नोट कराता रहूंगा। तो अगले वीडियो का आप इंतजार करें। थैंक यू।